बिगनर्स माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। बिगनर्स माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th 7th और 8th कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे 9th कक्षा की भारत और समकालीन विश्व प्रथम। ठीक है, इसमें ये रेट वगैरह बताए हुए हैं। 115 रुपये, अध्याय, प्रकाशन, सहयोग वगैरह, आवरण, सज्जा, ये सब है जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। सीधा चलते हैं हम इंडेक्स पे कि क्या क्या पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें जो है 2 खंड में विभाजित किया गया है। खंड 1 घटनाएं और प्रक्रिया, खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। खंड 1 में 3 अध्याय हैं। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे जो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सीधा प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। और उससे पहले देखते हैं खंड 1। खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नात्सीवाद के उदय को इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों की घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। ठीक है, भारत और चीन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। ठीक, अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं, उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। ठीक है, अध्याय 3 में हम क्या देखेंगे? जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूल व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन में आपको पता चलेगा कि नात्सीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नात्सीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पेशचिक, चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। ये विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहलाने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नात्सीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस रहा। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता, लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, यह हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु, महाविनाश की कहानी भी है। तो हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई
1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। कब? 14 जुलाई 1789 को। अब तक सब में 19 पढ़ते हैं, 19 बोलने में आदत पड़ गई। चलो, 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अब वह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में और कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी, गहरासी रोटी, पाव जो आता है वो। बाद में इस दौर का सिंह अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यह है बास्तील का ध्वंस। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना को याद में कई चित्र बनाए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई कौन सा, ये 16 फ्रांस, लुई 16 फ्रांस कौन से राजवंश का था? बुर्बो राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साइल्स के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। 2 अरब पहले का था और 10 अरब अब और जुड़ गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। केवल 3 तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और तीसरे में कौन कौन आते हैं? किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब। ठीक है। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग
और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म प्राप्त थे, यानी कि जन्म अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड, धार्मिक कर होता है, टाइड के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग्य की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। फिर नए शब्द क्या होते हैं? लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अ स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर होता है। ठीक है। ये बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। ये सब स्वीकार करता है लेकिन किसान को नहीं देखता। ये कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत से में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी कम थे। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ठीक है। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, अनाम जिनका नाम मालूम नहीं है। ठीक है। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल, ये क्या खाली छोड़ दिया सब? अच्छा, ये खराब फसल है, इसमें ये सब भरना है। खराब फसल, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमजोर शरीर। खराब फसल हुई तो खाद्य पदार्थ बढ़ने लगे, फिर खाद्य दंगे होने लगे, पावरोटी खरीद नहीं पाए तो फिर कमजोर शरीर होने लग गया। कमजोर शरीर होने लगा तो महामारी उत्पन्न हो गई, बीमारी उत्पन्न हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ गई और खाद्य दंगे वगैरह भी होने लगे। अन्न का अभाव हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ गई। दोनों तरीके से बीमारी भी हुई, न्यूट्रिशन नहीं मिला, खाना पूरा नहीं हुआ तो महामारी फैल गई, और अन्न का अभाव हो गया तो कुछ लोग भूखे मर गए। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग कहा गया कब हुआ? ये 18वीं सदी में। ठीक है। जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा में वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था
कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जेन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डंटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसेस के आवासीय कॉलेज में था। वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई औहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू, फ्रांसीसी पैसा जो होता है, तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मोड़ मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। अर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787-89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की तरह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ठीक है, फिर आते क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे।
ठीक है। अ स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वार्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराब्यो और आबे सीए ने किया। मिराब्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। एक बार और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में अ स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। कौन? नेपोलियन। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। यह है टेनिस कोर्ट की शपथ, जो टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ठीक है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नस्तनबूद कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। नस्तनबूद क्या है? देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठ्ठों लुटेरों के गिरोह बुला लिए, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी समस्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। कब? 1791 में। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था।
एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये कौन है? निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग वोट देते थे। न्यायाधीश, न्यायपालिका, कार्यपालिका में सम्राट होता था। नियंत्रण कौन करता था? नेशनल असेंबली, 745 सदस्य होते थे। वोट करते थे, निर्वाचक को चुनते थे, 50,000 पुरुष होते थे, वो वोट करते थे, 745 सदस्यों को चुनते थे, विधायिका कहलाती थी। इसका नियंत्रण किस पर था? मंत्रियों पर। ठीक है। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक है। ये चित्र आत्म में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र ही है। दाईं ओर आकृति फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित करती है। ठीक है। ये फ्रांस में लिखा है पूरा। स्रोत क्या है? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को अव्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। स्रोत है क्रांतिकारी जीन पॉल मरात ने अपने अखबार लामी द पल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों
की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकट्य प्रमाण है कि दंड्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इसे मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। बॉक्स 1 में राजनीतिक प्रतीकों के मायने। ये क्या है? टूटी हुई जंजीरें। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों की बच्छीदार गांठ। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्टे को नहीं। एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है और अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। ये सननाता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्रेजाइन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट सबके लिए समान है और ये कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रेशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रजोट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मर्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चलने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आग पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। कौन सा क्लब? जैकोबिन, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकेब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियां एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दाढ़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाली ब्रीचेस यानी कि घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस
पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का एक ऐलान का उनका तरीका था। ठीक है। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। ठीक है। ननी वैले लिबर्टी स्वतंत्रता, ये किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी के रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस का एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का यह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉन्डेंट ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। देशद्रोह, अपने देशीय सरकार से विश्वासघात वगैरह करना। फिर आतंकराज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गैलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। गैलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था। कलम अलग कर दिया जाता, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम आविष्कारक डॉक्टर गैलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत महाशय, मॉन्स्यूर और मादम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक और सितोयिनी यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिए गए। ठीक है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? 2 परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमलिन डेसमोलिन्स ने 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंकराज के दौरान उसे फांसी दे दी गई।
कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों, दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। ये फ्रेंच वगैरह है, मोनितेर। उसी भाषण को का एक अंश है। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यंत आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ठीक है। ये क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान में रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिक मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ठीक है। डिक्टेटरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इस परिषद में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डिक्टेटरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डिक्टेटरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डिक्टेटरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने अगली सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। वर्साइल की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के लिए कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस वर्साइल के जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थीं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं, अन्यथा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरा एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा
दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने गए जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। कौन से नागरिक कानूनों के तहत पंजीकरण किया जाने लगा? तालों को कानूनी रूप दे दिया गया। तालाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। स्रोत: क्रांतिकारी महिला ओलंपे दे गूज 1748-1793 का जीवन। ओलंपे दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि यह कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। स्रोत: ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार थे। औरत जन्म स्वतंत्र है, यानी कि जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य है पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है। फिर बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं। स्रोत: 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ शोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारा कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? फिर आता है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिब्रियाई उपनिवेश, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप,
और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। ठीक, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्डे और नातांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्डे और नातांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। ठीक है। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष तक बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फिर क्या आता है? दास मुक्ति। सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार, नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। नीग्रो कौन होते हैं? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बस्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंच जा चुकी। जहां तक पहुंची उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। ठीक है। देशभक्ति, कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र। 1790 का ये चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है।
फिर एक ये चित्र है मराठ जनता को संबोधित करते हुए, मराठ जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र है ये संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय से मराठ के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए, लोकप्रियता के बारे में समझाइए, किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग का क्या प्रतिक्रिया होगी। सारांश, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। फिर ये अल्पस्पारकर्ता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ठीक है, तो यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।